सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑल। कल हमने ऑफर से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, उन्हीं रूल्स को मैं रिवाइज करना चाहती हूं और आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो मैं चाहती हूं आप लोग आपके टेक्स्ट बुक्स पे आ जाए, पेज नंबर 11 पे। पहले ऑफर्स के सारे टाइप्स को रिवाइज करते हैं, कल जो हमने सारे रूल्स किए थे उन रूल्स को देखते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर। देखो, ऑफर में दो पार्टीज होती है। एक वो पार्टी होती है जो ऑफर दे रही है और दूसरी वो पार्टी होती है जिसे ऑफर दिया जा रहा है। जो पार्टी ऑफर देती है उसे कहते हैं एज द ऑफरर, वेयर एज जिस पार्टी को ऑफर दिया जा रहा है उसे कहते हैं एज द ऑफरी। एक बार ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ही विल बिकम एज द एक्सेप्टर। यही ऑफर 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहला टाइप जो है ऑफर का इज नोन एज अ जनरल ऑफर। सो व्हाट इज अ जनरल ऑफर? An offer that is made to the public at large is known as a general offer. Because it is made to the public at large, any person desirous of accepting that offer can accept that offer. इसी के लिए मैंने आपको एक बहुत फेमस केस लॉ भी पढ़ाया था जिसका नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। क्या हुआ था इस केस में? ये कंपनी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी कि जो भी हमारी मेडिसिन का इनटेक करेगा, दिस पर्सन विल नेवर गेट इन्फ्लुएंजा, और अगर उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया देन वी विल गिव अ रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड्स। मिसेस कार्लिल purchased this particular medicine, followed all the instructions, but in spite of that she contacted with influenza, so she filed a case against the company to get that particular reward. कंपनी ने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया, कहते हुए कि अगर हमने कभी आपको ऑफर ही नहीं दिया है तो ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसे मिल सकता है, हम आपको ये रिवॉर्ड नहीं देंगे। माना गया इस केस में कि जब हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं इट अमाउंट्स टू अ जनरल ऑफर, और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है मतलब अग्रीमेंट हुआ है, एंड एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ is a contract, and thus Mrs. Carlyle was eligible to receive this particular reward from the company. Second type of offer is a special offer. An offer that is made only to a specified person or a specified group of persons is known as a special offer. अब देखो, अगर आपने स्पेशल ऑफर दिया है वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसे यह ऑफर दिया गया है। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऑफर दे रही हूं दैट डू यू वांट टू परचेस माय कार फॉर ₹5 lakhs, इट इज ओनली यू हु कैन से यस और नो। सच एन ऑफर इज नोन एज अ स्पेशल ऑफर। थर्ड टाइप का ऑफर जो है इज नोन एज अ क्रॉस ऑफर। When two parties exchange identical offers, obviously they are exchanging identical offers because they are ignorant about each other's offer. Such an offer is known as a cross offer. याद रखना, जब कभी भी क्रॉस ऑफर होता है there is no binding contract between the parties because ऑफर और ऑफर एक दूसरे के लिए एक्सचेंज हो रहे हैं। there is no acceptance to the offer. Because there is no acceptance, there is no agreement, and no agreement, no contract. फोर्थ तरीके का ऑफर जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज अ काउंटर ऑफर। ऑफर के बदले में जब कभी भी ऑफर मिलता है उसे कहते हैं एज अ काउंटर ऑफर। अब देखो, अगर आप काउंटर ऑफर देते हो इट विल अमाउंट टू अ रिजेक्शन ऑफ द प्रीवियस ऑफर, तो आपका प्रीवियस ऑफर लैप्स हो जाता है और उसके बाद अगर उस काउंटर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तब माना जाएगा ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, मतलब अग्रीमेंट मिला है। और यही अग्रीमेंट अगर लीगल इंटेंशन होता है मतलब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है, इट विल अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट टाइप ऑफ ऑफर दैट आई हैड टॉट यू ऑल इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को कभी कभार कहते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर और एन ओपन ऑफर। An offer
that is open for a particular period of time is known as a standing offer. कल हमने किए थे बहुत सारे रूल्स रिलेटिंग टू अ वैलिड ऑफर. सबसे पहला रूल जो था वो कहता था जब कभी भी आप ऑफर देते हो, दिस ऑफर शैल बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप. याद रखना, नो इन्फोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर आपने किसी को ऑफर दिया है और आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है, देयर कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट. याद करना आप कटरीना और सलमान का एग्जाम्पल. जब कटरीना ने सलमान को चाय के लिए बुलाया था, यहां पे जो ऑफर कटरीना ने दिया है सलमान को चाय पे आने के लिए, यहां पे इंटेंशन लीगल नहीं था बल्कि सोशल था. तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं हो सकता है. सिमिलरली जब विराट ने अनुष्का को प्रॉमिस किया था कि वो आज उनके लिए एक डायमंड की रिंग लाएंगे, यहां पे जो विराट ने ऑफर दिया है, इंटेंशन कभी भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, बट द ऑफर वाज अ डोमेस्टिक ऑफर. मतलब यहां पे अग्रीमेंट भी डोमेस्टिक है क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, इनके बीच में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. तो सबसे पहला रूल कि जब कभी भी आप ऑफर देते हो, ऑफर ऐसा होना चाहिए दैट इट शैल बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप. पॉइंट नंबर 2 ये कहता था कि आपका ऑफर शैल बी सर्टेन, इट शैल बी डेफिनेट एंड इट शैल नॉट बी वेग. मींस इन शॉर्ट, अगर पॉजिटिव लैंग्वेज में कहना हो, आपका ऑफर हमेशा क्लियर होना चाहिए. अगर आपका ऑफर वेग है तो ये ऑफर को हम वैलिड नहीं मान सकते. देखो याद करो, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, कल जाके अगर मैं कोई दुकान में जाती हूँ, मैं कहती हूँ भैया गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल. ये जो ऑफर मैंने दिया है, दिस ऑफर इज अ वेरी वेग ऑफर. व्हाई इज इट वेग? क्योंकि जब मैं कहती हूँ गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल, नाउ दैट पर्सन डज नॉट नो कि ये जो ऑयल है, क्या ये हेयर ऑयल है, क्या ये कुकिंग ऑयल है, क्या ये मोटर ऑयल है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर रिलेटिंग टू व्हाट ऑफर यू हैव मेड. अगर आपका ऑफर इनडेफिनेट है या वेग है, इट कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. यस और नो गाइस? यस. थर्ड रूल जो मैंने कहा था, दैट वाज दैट एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. ऑफर तभी कंप्लीट हो सकता है when it is communicated to the person to whom it is made. Otherwise, such an offer cannot have an acceptance. ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है, तभी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not an acceptance and it is not going to confer any rights on the acceptor. याद करो वो लालमेन शुक्ला और गौरी दत्त का केस. यहां पे शुक्ला जी को पता नहीं था कि गौरी ने ऐसा कोई रिवॉर्ड के बारे में कुछ अनाउंसमेंट की है. उन्होंने उनके नेफ्यू को ढूंढ के लाके तो दिया, बट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, he was not eligible to get the reward. Why was he not eligible to get the reward? Because he was not aware about the offer. ऑफर तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है जब आपको ऑफर के बारे में नॉलेज होगा. अगर आपको ऑफर के बारे में ही नॉलेज नहीं है, ऑफर को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकता. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 कहता है, whenever you make an offer, your offer shall be such that you should be having an intention to get the consent from the other party. आपका intention ऐसा होना चाहिए that you want the acceptance from the other party. अगर आपका intention कभी भी acceptance पाने का नहीं है, then this statement cannot be regarded as an offer. Say for example, मैं कह रही हूं, मैं सोच रही हूं कि मैं अपना फोन आपको 80,000 में बेचूं. मेरा सोचना cannot be regarded as an offer. ऑफर कब माना जाएगा? अगर मैं कहती हूं आपसे कि क्या आप ये फोन मुझसे 80,000 में खरीदना चाहते हो. अब जब मैं ऐसी कोई चीज कहती हूं, मेरा इंटेंशन इज क्लियर दैट आई वांट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर साइड. ऐसी ही चीज को माना जा सकता है एज अ वैलिड ऑफर.
क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? यस, एंड ऑफर कैन बी कंडीशनल. याद कीजिए कल मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं अपना घर जो वो रेंट पे देना चाहती हूँ ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली. देखो मेरा घर है, मेरी मर्जी, मेरा मन, अगर मैं चाहूं मैं रेंट पे दूं, ना चाहूं तो रेंट पे ना दूं. तो अब ऐसे केस में मर्जी तो आपकी है ना. जियाना आप लोगों को हाय बोलना चाहती है. से हाय टू एवरीवन जियाना. हाय. ओके, अब मैं लेक्चर लू. ओके ओके, सुनिए. ऑफर जो है इट कैन बी कंडीशनल, क्योंकि देखो इट इज नॉट अ लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप फॉर यू टू से यस. अगर आपको लगता है कि मेरा ऑफर रीजनेबल है आप एक्सेप्ट करो, अगर आपको लगता है रीजनेबल नहीं है तो आप रिजेक्ट कर लो, बिकॉज देयर इज नो कंपल्शन एंड ऑफर मे बी कंडीशनल. देखो मे बी कंडीशनल, तो हो सकता है वो कंडीशनल है, हो सकता है वो कंडीशनल ना भी है. तो अगर वो कंडीशनल नहीं है क्या बात है, बट अगर वो कंडीशनल भी है, एक्ट कहती है देयर इज नो प्रॉब्लम. It is you, the offeree, who can decide whether he wants to accept the offer or reject the offer. So an offer may be subject to certain terms and conditions by the offerer. Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. So देखो, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain period of time, the offer will be considered to be accepted. तो अगर मैं आपको कहती हूँ क्या आप मेरा ये फोन 80,000 में खरीदना चाहते हो, एक हफ्ते के अंदर मुझे इस चीज का रिप्लाई दे दीजिए. अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया ना तो हम ऐसे मानेंगे जैसे कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया है. ऐसा ऑफर वैलिड नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ. क्या ऑफर जनरल हो सकता है? यस. क्या ऑफर स्पेशल हो सकता है? यस. क्या ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है? यस. क्या ऑफर इंप्लाइड भी हो सकता है? यस. सो एन ऑफर में बी स्पेसिफिक, जनरल, एक्सप्रेस और इंप्लाइड. और एक लास्ट पॉइंट है जो मेरा पढ़ाना बचा हुआ था, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हम लोग करने वाले हैं. दैट इज रिलेटिंग टू offer and an invitation to offer. An offer is different from a mere statement to an invitation to an offer. So what is an invitation to an offer? Let's check it out, guys. Come on. एमसीक्यू का टेस्ट होगा सारे के सारे सिलेबस के. मैं अकेले होऊंगा, ये बोलना है कल होने को. Okay. आस्क टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टुडे से. दो चीजें करें. श्योर आंसर एमसीक्यू दो फिर तेरे से पहले बात. Okay. प्राइस होगी टॉपर्स को प्राइस देंगे. All 4 subjects, ना? बी रेडी स्टडी वाला से कल का टेस्ट ज़्यादा बड़ा होगा 30 मार्क के लिए. Okay. An offer and an invitation to offer. देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं. कभी प्रोस्पेक्टिस के बारे में आप लोगों ने सुना है? प्रोस्पेक्टिस के बारे में बहुत बार क्या होता है, आप लोग न्यूज में पढ़ते होगे या सुनते होगे कि ये कंपनी ने प्रोस्पेक्टिस अपना इशू किया है, अपना आईपीओ आया है, एफपीओ आया है, और इस कंपनी के शेयर्स जो है इतने अमाउंट में मिल रहे हैं. तो कंपनीज क्या करती है यूजुअली जब पब्लिक ऑफर के लिए जाती है, दे इशू अ प्रोस्पेक्टिस. तो देखो ये प्रोस्पेक्टिस में होता क्या है बेसिकली, देखिए से फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जैसे कि रिलायंस पावर. अब रिलायंस पावर ने 2008 में सबसे पहली बार एक आईपीओ लाया मार्केट में. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिलायंस पावर.
इसी कंपनी को पब्लिक के पास जाना था, और जब इस कंपनी को पब्लिक के पास जाना था, इस कंपनी ने क्या किया, एक प्रोस्पेक्टस इशू किया। मैं ठीक से वापस से लिखती हूं, यहां पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जाना था पब्लिक के पास, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, है ना। तो देखिए, इसी कंपनी को जाना था पब्लिक के पास टू रेज मनी। अब अगर ये कंपनी पब्लिक के पास जा रही है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में तो करोड़ों लोग हैं, पब्लिक तक कैसे अपना मैसेज पहुंचाएगी। एक एक के तो घर पे जाकर हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि चलो तुम पैसे दो, शेयर्स लो, पैसे दो, कंपनी के मालिक बन जाओ। हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। याद कीजिए, अगर आपने गुरु मूवी देखी होगी अभिषेक बच्चन की, उसमें ऐसा ही होता है। यहां पे वो क्या करते हैं, वो पब्लिक के पास जाते हैं, एक पब्लिक ऑफर लेके वो आते हैं, जहां पे वो अपने कंपनी के शेयर्स देते हैं, पैसे लेते हैं, और इन्हीं जनता को बना देते हैं इस कंपनी का मालिक। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, अंबानी जी जो है, अनिल अंबानी, पब्लिक के पास जाना चाहते हैं फॉर एन आईपीओ। अब पब्लिक उनको पैसे देगी कब, ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक को यह तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या ये शेयर्स इशू कर रही है, अगर ये शेयर्स है क्या ये इक्विटी शेयर्स है, क्या ये प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स है क्या ये क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, ये प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम हो गए, इनकी फेस वैल्यू क्या है, इनका इशू प्राइस क्या है, इन्हीं पैसों से कंपनी करेगी क्या, ये सारी चीजें जो होती है ये लिखी जाती है एक डॉक्यूमेंट पे, जिसको हम कहते हैं एज अ प्रोस्पेक्टस। खैर, प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल में हम लोग कंपनीज एक्ट में तो पढ़ने ही वाले हैं, यहां पे हल्की सी झलक आई है। तो देखो, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप सब लोगों को ये प्रोस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट मिला है। अब आपने इसमें सारी चीजें देखी, कंपनी का नाम, कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी ये पैसों से करने क्या वाली है, ये जो शेयर्स है ये इक्विटी है या प्रेफरेंस है, अगर ये प्रेफरेंस है इनका नेचर क्या है, ये सारी चीजें जो है लिख दी गई है इन दिस पर्टिकुलर ऑफर डॉक्यूमेंट, एंड दैट इज अ प्रोस्पेक्टस। से आप लोग सब 10 लाख लोग हो, 10 लाख लोग हो, 10 लाख लोगों को ये प्रोस्पेक्टस मिल तो गया, बट जरूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे 10 लाख लोग जो है इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो। से इन 10 लाख लोगों में से, इन 10 लाख लोगों में से क्या हुआ है, से प्रोस्पेक्टस गया है टू 10 लाख पीपल, बट इसमें से फॉर एग्जाम्पल 95,000 पर्सन्स आर इंटरेस्टेड, या तो हम 95,000 पर्सन्स आर इंटरेस्टेड to subscribe the shares of this particular company. बट अब देखो, ये मैं लोगों की बात कर रही हूं, ओके। अमाउंट की अगर बात करूं तो ये कंपनी हैड कम अप विथ अ आईपीओ ऑफ से फॉर एग्जाम्पल 10 CR रुपीज, 10 करोड़ रुपयों का आईपीओ आया, और इन्हीं लोगों से
सब्सक्रिप्शंस आए बहुत ज्यादा, जरूरी नहीं है कि एक पर्सन एक ही शेयर खरीदे, एक ही शेयर खरीदे। हो सकता है मैंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हो सकता है आपने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हो सकता है कोई तीसरा पर्सन है जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो ऐसे करके टोटल अमाउंट में रुपीस की अगर मैं बात करूं तो 10 CR रुपी का आईपीओ था। बट जो सब्सक्रिप्शंस आए, सब्सक्रिप्शंस जो सब्सक्रिप्शन आए, से फॉर एग्जाम्पल आ गए फॉर 15 CR रुपीस, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया 10 CR के लिए, आपको एप्लीकेशंस आए, सब्सक्रिप्शन आए फॉर 15 CR, आपने दिया है 10 CR का इनविटेशन, बट आपको सब्सक्रिप्शन आया है 15 CR। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में लाइव बैच में से फॉर एग्जांपल देयर आर 500 सीट्स अवेलेबल, बट मेरे को एप्लीकेशंस आ गए 600 स्टूडेंट्स से। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 600 स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन आया है बट सीट्स लिमिटेड है फॉर 500 स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट गिव एडमिशन 200 स्टूडेंट्स। वैसे ही इनको फंड्स रेज करने चाहिए, फंड्स रेज करने थे 10 CR के, बट उनको एप्लीकेशंस आ गए 15 CR के। तो उस केस में अब माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट दे कैन मेक एन अलॉटमेंट ओनली फॉर ₹10 CR, बाकी का 5 CR जो है वो जाएगा एज अ रिफंड, उन लोगों को अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता है। तो अब आप कहोगे मैम ये सारी कहानी अब आप हमसे यहां पर क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो यहां पर वही चीज हुई है। कौन सी चीज हुई है? यहां पर जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जब कभी भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, इट इज नोन एज एन इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन, the stylus is not working properly. It is known as an invitation to an offer. जब मैं प्रोस्पेक्टस इशू करती हूं, मैं क्या चाह रही हूं? मैं चाह रही हूं कि मुझे आप लोगों से ऑफर आए टू सब्सक्राइब फॉर माय कंपनीज शेयर्स। सब्सक्रिप्शन देना इज नथिंग बट इट इज एन ऑफर दैट द पब्लिक इज गिविंग टू द कंपनी के हे कंपनी, हम आपके शेयर्स इतने रुपए में खरीदना चाहते हैं। और हमें ये इनविटेशंस आए, हमें ये ऑफर्स आए बहुत सारे लोगों से, और फाइनली हमने अलॉटमेंट किया कुछ लोगों को ही। तो थर्ड स्टेप जो है अलॉटमेंट का इज नोन एज एन एक्सेप्टेंस। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि देखो मैंने आप सब लोगों को प्रोस्पेक्टस दिया एसपीसी का टू टेक एडमिशन फॉर माय लॉ क्लास। मैंने जब प्रोस्पेक्टस इशू किया, मेरा प्रोस्पेक्टस इशू करना इज लाइक एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। आई हैव गिवन यू ऑल एन इन्विटेशन फॉर व्हाट? टू गिव एन ऑफर टू मी। तो मैंने मेरे बारे में बताया, मेरी क्लासेस के बारे में बताया, एसबीसी के बारे में बताया, मैं कैसे सिखाती हूं उसके बारे में बताया, मेरे पास्ट स्टूडेंट्स के रिजल्ट और रैंकर्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में मैंने अपने और अपनी एकेडमी से रिलेटेड सारे डिटेल्स लिखे हैं, और मैंने कहा है आई एम इंटरेस्टेड टू स्टार्ट दिस फाउंडेशन बैच फ्रॉम द 18th of May। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब मैं प्रोस्पेक्टस देती हूँ आप लोगों को, आई एम मेकिंग एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। मतलब यहाँ पे मेरा इंटेंशन है टू नेगोशिएट सो दैट यू कम अप विथ एन ऑफर टूवर्ड्स मी। 600 लोगों ने मुझे अप्लाई किया कि मैम वी आर इंटरेस्टेड टू अटेंड योर लाइव क्लासेस। सीट्स है मेरे पास 500,
बट एप्लीकेशंस आए हैं 600। ये 600 एप्लीकेशंस जो मेरे पास आए हैं उसको कहते हैं एज एन ऑफर। आप लोगों ने मुझे ऑफर दिया है कि हे मैम, वी वांट टू सब्सक्राइब योर सीए फाउंडेशन लॉ क्लासेस। बट अब ये 600 बच्चों में से मैं 500 बच्चों को सिलेक्ट करूंगी और उन्हें मेरी क्लास के लिए एडमिशन दूंगी। जब मैं उनको सिलेक्ट करके उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हूं, उसको माना जाएगा एज एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम माई साइड। तो यहां पे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, मतलब यहां पे क्या हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है। और अग्रीमेंट अगर हुआ है तो अग्रीमेंट अगर लीगल इंटेंशन है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है, इट विल अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइज? यस। तो देखो, सबसे पहले होता है इनविटेशन टू ऑफर। देखो, इनविटेशन टू ऑफर के बदले में जो मिलता है इट इज एन ऑफर, और ऑफर के बदले में जो मिलता है इट इज नोन एज एन एक्सेप्टेंस। देखो, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, याद रखना। ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है, तभी बनता है अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? पहले मैं चाहती हूं 2 मिनटों का समय आपको दे रही हूं, ये एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, फिर इसी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 2 मिनट का समय दे रही हूं, प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। एकदम शिद्दत में आपको इसे लिखना है आपके नोटबुक्स में, जैसे कि सच में ये लाइव क्लासेस चालू है और आप मेरे सामने बैठे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खैर मुझे इंस्टाग्राम पे उनके बुक्स के फोटोज और वीडियोस भेजे थे। सो आई एम रियली लविंग द वे यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम मी। गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत आगे जाओगे आप लोग। चेक।
खत्म हो गया मोबाइल की? हाँ हेलो, नहीं ना, मोबाइल का ऐप ओपन करो। कर दिया, वो भी ओपन कर दिया ड्रॉइड। हाँ, एक मिनट। चला गया। नेट देखो, चालू स्पीड है, कनेक्टेड बता रहा है। यूट्यूब को तो पासवर्ड बताओ मुझे टीवी का। टीवी का पासवर्ड है D39 D39 D for दिल्ली 391 1 FH FH for fish। कैमरा ये कैमरा ये देखो, ऊपर दिखाई दे रहा है। नेट जा रहा है क्या बार-बार? नेट नहीं जा रहा, नेट तो है। हाँ, टीवी का डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्या करो, कितना स्पीड चेक करना लेकिन क्लास चालू हो गई। नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। जा रहा मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभी कुछ नहीं, यही नेट है, ठीक है। अभी थोड़ा देर के लिए तो हाँ, ठीक है। कंटिन्यूसली देख, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैम को कॉल कर देना। हाँ, ठीक है, चलेगा। मेरा फोन आया था, खराब हो तो बात करो, नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए, इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफर। क्योंकि देखो, इनविटेशन टू ऑफर में आप क्या करते हो, आप बार्गेनिंग नेगोशिएट करने के इरादे से लोगों को इनविटेशंस देते हो सो दैट दे गिव यू एन ऑफर, और ऑफर के बाद फिर आप उसे एक्सेप्टेंस देते हो, तभी बनता है आप लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इनविटेशन टू ऑफर के, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आप सुपरमार्केट्स में जब आप जाते हो, जैसे कि आप बिग बाजार में चले गए या स्टार बाजार में चले गए, अब जब आप बिग बाजार में डी मार्ट में जब आप जाते हो, देयर आर गुड्स विच आर डिस्प्लेड ऑन द रैक्स विथ देयर प्राइस टैग्स। अब जब गुड्स को डिस्प्ले किया गया है विद देयर प्राइस टैग्स, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है एक इनविटेशन टू एन ऑफर। इन लोगों ने क्या किया है, अपने सारी गुड्स को डिस्प्ले कर दिया है शेल्फ पे, और इन्हीं गुड्स के नीचे अपने प्राइसेस बता दिए है। अब आप जब इस सुपरमार्केट में जाते हो, आप आपके मन पसंदीदा गुड्स जो है वो खरीदते हो, बास्केट में इनफैक्ट डालते हो, और फिर आप कैश काउंटर पे जाते हो और कैशियर से कहते हो कि भैया मैं ये सामान खरीदना चाहता हूं। जब आप कहते हो कि भैया मैं ये सामान खरीदना चाहता हूं, दिस इज एन ऑफर दैट यू आर मेकिंग, दिस इज एन ऑफर दैट यू आर मेकिंग। और उसके बाद जब वो बिलिंग करते हैं और आपको कहता है कि मैडम जी ये जो सामान आपने खरीदा है उसका बिल हो गया 5000 रुपीज, तब हम मानेंगे दैट दिस इज एन एक्सेप्टेंस टू योर ऑफर। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या हुई, सबसे पहली चीज हुई टू डिस्प्ले ऑल द गुड्स ऑन दिस पर्टिकुलर रैक। जब आपने गुड्स को रैक पे डिस्प्ले किया है, इट इज नॉट एन ऑफर, रिमेंबर इट इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। जब आप गुड्स को उठाते हो और कैशियर को प्रेजेंट करते हो, दिस इज एन ऑफर दैट यू आर मेकिंग, एन ऑफर टू परचेज द गुड्स। और फिर लास्ट में जब क्या होता है, कैशियर आपको कहता है कि ये सामान का हो गया 5000, बिल 5000 दीजिए, सामान लीजिए, इट इज एन एक्सेप्टेंस टू दैट पर्टिकुलर ऑफर। यस और नो? अनदर एग्जाम्पल कुड बी, हम कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कोई होटल में खाना खाने जाते हैं। अब ऐसे केस में चलो आप होटल में खाना खाने चले गए और आपको बहुत इच्छा हो रही है कि हम से पिज्जा खाएं। तो वैसे केस में आपने बोला कि भैया मुझे पिज्जा दीजिए। उनके मेन्यू कार्ड में बहुत सारे आइटम्स लिखा है, पिज्जा है, मंचूरियन है, फ्राइड राइस है, नूडल्स है, पनीर की सब्जी है, दाल मखनी है, बहुत सारी चीजें दी गई है। बट अब आपको खाने की इच्छा हो रही है पिज्जा को।
आप कहते हो कि भैया एक पिज्जा, वेज पिज्जा आप हमें दे दीजिए, भैया कहते हैं कि मैम आज पिज्जा अवेलेबल नहीं है, आप कुछ और ऑर्डर कर दीजिए, चाहे तो आप इटालियन में पास्ता ले सकते हो बट हमारे पास पिज्जा अवेलेबल नहीं है। तो अब देखो, आप वो होटल के ओनर को स्यू नहीं कर सकते कि देखो आपने तो बोला था कि पिज्जा है, मेन्यू में छापा है, पिज्जा के टाइप्स भी, पिज्जा का रेट भी, अब ऐसे कैसे हमको पिज्जा देने से मना कर रहे हो। ये मेन्यू कार्ड इज नथिंग बट इट इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, जहां पे वो बता रहे हैं कि देखो हमारे होटल में ये सारी चीजें अवेलेबल है। आपका बोलना कि भैया मुझे एक वेज पिज्जा चाहिए इज एन ऑफर दैट यू आर मेकिंग, और इसी ऑफर को वो होटल का ओनर या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो उसे कर सकता है रिजेक्ट। इस केस में उन्होंने मना कर दिया आपको पिज्जा देने के लिए, मतलब उन्होंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और अगर वो कहते हैं ठीक है मेम साहब आधा घंटा दीजिए हम आपका पिज्जा आपको लाके दे देंगे, देन दैट इज नथिंग बट इट इज एन एक्सेप्टेंस टू योर ऑफर। यस और नो गाइस। तो देखो, इन्विटेशन टू ऑफर के बदले में जो मिलता है इज एन ऑफर, ऑफर के बदले में जो मिलता है इज एन एक्सेप्टेंस। याद रखना, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही बनता है अग्रीमेंट, और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो बन जाएगा पार्टीज के बीच में अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऑफ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर? आपने ऑक्शन के बारे में कभी सुना है? ऑक्शन, एक केस में ऐसा ही हुआ था, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई थी कि इस तारीख को, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल चलो 1/6 से 1 जून को 2020 1 जून 2020 क्या हुआ है 1 जून 2020 को? फर्स्ट जून 2020 को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई कि 5 जून को पुणे में कोरेगांव पार्क में इस पर्टिकुलर जगह पे ये पेंटिंग जो है उसका ऑक्शन होने वाला है, विच वॉज मेड बाय MF हुसैन साहब। अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, जब ये पर्टिकुलर पेंटिंग के ऑक्शन की एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आई है, एक पर्सन जो दिल्ली में थे वो दिल्ली से ट्रैवल करते हैं और आते हैं पुणे में ओनली टू बाय दिस पर्टिकुलर पेंटिंग, और जब वो उस जगह पे उस दिन पे दिए गए टाइम पे पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ऑक्शन ही कैंसिल हो चुका है। तो वो केस फाइल करता है अगेंस्ट द अदर पार्टी, कहते हुए कि देखो जज साहब मेरे साथ धोखा हुआ है, इन्होंने ऑफर दिया था कि इस तारीख को इतने बजे होने वाला है एक ऑक्शन और ये ऑक्शन कंडक्ट नहीं किया गया, तब ऐसे केस में ब्रीच हुआ है, अब मुझे मेरा खर्चा जो है वो आप दे दीजिए। दिल्ली से पुणे इतनी मेहनत करके मैं आया और मुझे मेरी पेंटिंग भी नहीं मिली और मेरा समय गया, एफर्ट्स गए, पैसे गए, वो अलग बात है। बट जज ने जजमेंट कुछ ऐसा दिया कि जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हो रिलेटिंग टू एन ऑक्शन, इट इज एन इन्विटेशन टू एंड ऑफर। ऑक्शन में जब आप बिड्स देते हो, मैं ये पेंटिंग 15 लाख में खरीदूंगा, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ये बिड्स देना इज एंड ऑफर। और जब हैमर स्ट्राइक होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज एन एक्सेप्टेंस टू योर ऑफर। अगर इन्विटेशन टू ऑफर है तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का तो सवाल ही नहीं उठता है। यस और नो गाइज? यस।
तो देखो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. इन्विटेशन टू ऑफर, आप शॉपिंग करने चले गए और शॉपिंग में से फॉर एग्जाम्पल दुकानदार ने आपको एक कैटलॉग बताया जिसमें अलग अलग मॉडल्स ने अलग अलग कपड़े पहने, किसी ने कुर्ती पहनी है, किसी ने साड़ी पहनी है, किसी ने स्कर्ट पहना है, किसी ने फ्रॉक पहना है, वन पीस पहना है. अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स देखो ना यहाँ पे क्या हुआ है. यहाँ पर कैटलॉग को आपने देखा और आपको कुछ 2-3 ड्रेसेस पसंद आए. तो ये जो 2-3 ड्रेसेस आपको पसंद आए, आपने वो दुकानदार से कहा कि भैया मुझे ये 2-3 ड्रेसेस दो, मुझे ट्राई करना है. तो वो भैया कहते हैं कि मैडम इसमें से तो एक ही पीस बचा हुआ है, 2 जो है वो बिक चुके हैं. आप दुकानदार के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते कहते हुए कि देखो कैटलॉग में तो बता रहा है बट मुझे तो ये सेल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कैटलॉग इज नथिंग बट इट इज एन इन्विटेशन टू एंड ऑफर. आपका कहना कि भैया ये 3 पीसेस आप मुझे दे दोगे इज एन ऑफर, और उसने देना इज एन एक्सेप्टेंस टू योर ऑफर. और ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइज? यस. तो आइए रीड करते हैं, आ जाइए. An offer is different from a mere statement of intention. An invitation to and offer. An invitation to make an offer are to and business. क्या होता है ये? When a person making the invitation does not make an offer, rather invites the other person to make an offer. नाम में ही लिखा है invitation to and offer. You are inviting the other person to make offers. His objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person who on the basis of such an invitation is ready to enter into contract with him subject to final terms and कंडीशंस. इसी ऑक्शन का जो केस मैंने आपको पढ़ाया था वो ग्रीन में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. एडवर्टीजमेंट जब आप देते हो टू an auction is an invitation to and offer. Bids देना is an offer. और यही strike of hammer is nothing but it is an acceptance to your offer. ये देखो यहां पे मैंने डिटेल में उसी चीज को बताया है. An offer should be distinguished from an invitation to an offer. An offer is definite and is capable of converting an intention into a contract, whereas an invitation to an offer is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offers and precedes a definite offer. Yes or no, guys? तो पहले क्या आता है? पहले ऑफर आता है या इन्विटेशन टू ऑफर आता है? ऑब्वियसली इन्विटेशन टू ऑफर पहले आता है और उसी के बाद फॉलो करता है ऑफर. और यही ऑफर एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है. यस और नो गाइज? यस. एक डिफ्रेंसिएशन जो है यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है, बट मैंने आपको हमेशा से कहा है डिफ्रेंसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखने हैं. डिफ्रेंसिएशन आप लिखोगे ऐसे. तो मैं चाहती हूं ये सारा डिफरेंशिएशन जो है आप लोग लिख लो. देखो ऑफर. An offer is an indication by one person that he is prepared to enter into a contract on certain terms. और invitation क्या है? An invitation to an offer is a statement made by a person with a view to elicit response to negotiate a deal without expressing the final willingness to contract. When an offer is accepted, it becomes a promise. मतलब it becomes an agreement. An invitation to offer, when responded, generates an ऑफर. मैं चाहती हूँ आपके नोटबुक में ये डिफरेंशिएशन आप लिख लो, नहीं तो आप स्टिक नोट पे भी ये डिफरेंशिएशन लिख सकते हो और आपके टेक्स्ट बुक पे ये चिपका सकते हो. मैं 2 मिनट का समय दे रही हूं, मैं चाहती हूँ आप लोग सब इस चीज को लिखिए. कम ऑन, फास्ट फास्ट.
नहीं, मेरा क्लास चलो। चलो तो ठीक है, तुम तो बात चलना। ओके, सो आई होप आप सब लोगों ने इस डिफ्रेंसिएशन को लिख दिया है। Generates अगर नहीं लिखा है प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख देना और फिर आगे बढ़ना। हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसी टेक्स्ट बुक में अगले वाले पेज में, पेज नंबर 16 पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं ऑफ एन इनविटेशन टू एंड ऑफर। जैसे कि देखो यहां पे क्या हुआ है, एन इनविटेशन बाय अ कंपनी to the public to subscribe its shares is an invitation to and offer। जैसे कि मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिया था, जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करना इज एन इन्विटेशन टू एंड ऑफर। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज। जैसे कि अगर आप बिग बाजार में जाते हो, जब यहां पे बिग बाजार में गुड्स को डिस्प्ले किया जाता है तो उसे कहते हैं एज एन इन्विटेशन टू एंड ऑफर। आपका सामान पिक करना और कैशियर को कहना कि भैया मुझे ये सारा सामान देना इज एंड ऑफर, और उसे फिर जब वो एक्सेप्ट करता है और आपको अमाउंट बताता है इज एन एक्सेप्टेंस टू योर ऑफर। जब आप ऑक्शन सेल की एडवर्टीजमेंट देते हो इट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू एंड ऑफर, और जब आप प्राइजेस का कोटेशन मांगते हो इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू एंड ऑफर। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लैपटॉप चाहिए अपने क्लासेस के लिए, तो मैं क्या करती हूं, मैं अलग अलग डीलर्स के पास जाती हूं और मैं उनसे कोटेशन मांगती हूं कि ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है, से लिनोवा का योगा सीरीज का जो लैपटॉप है, वो आप कौन से बेस्ट प्राइस पे मुझे दे सकते हो। तो हो सकता है विजय सेल्स वालों ने मुझे कुछ 1 लाख का कोटेशन दिया है, वही क्रोमा वालों ने मुझे 98,000 का दिया है, वही लिनोवा का जो शोरूम है उन्होंने 95,000 रुपीज का कोटेशन मुझे दिया है। तो ये कोटेशन देना इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। और फिर जब मैं कहती हूँ चलो सेम अगर लिनोवा का मॉडल मुझे 95,000 में मिल रहा है तो मैं उसी से खरीदूंगी ना। फिर मैं कहती हूँ, जाती हूँ लिनोवो के दुकान पे और कहती हूँ कि भैया आई वॉन्ट टू परचेज दिस लैपटॉप फ्रॉम यू इज एन ऑफर दैट आई एम मेकिंग। और फिर जब वो बिलिंग करते हैं और कहते हैं मैडम 95,000 रुपीज प्लस जीएसटी यही आपका बिल है, दैट इज एन एक्सेप्टेंस टू एंड ऑफर। तो इसी को कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। याद रखना इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर दो अलग अलग टर्म्स है। पहले आता है इन्विटेशन टू ऑफर, फिर आता है ऑफर, और ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। चलो एक मस्त एग्जांपल आपको देती हूँ, अगर इस सवाल का जवाब आपको देने आया है ना, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सपोज मैं बिग बाजार में चले जाती हूँ और मुझे कुछ एक प्रोडक्ट पसंद आता है, से आई लाइक अ टी शर्ट फ्रॉम बिग बाजार FBB। अब देखो
ये टी शर्ट जब मैं काउंटर में सिलेक्ट करके जब काउंटर पे जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि भैया मुझे ये टी शर्ट देना, वो भैया मुझे ये टी शर्ट देने से रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं हम आपको ये टी शर्ट नहीं देंगे, हम बेचना नहीं चाहते। जो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया बेचने से, क्या वो रिजेक्ट कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब है यस, दे कैन रिजेक्ट सेलिंग दिस टी शर्ट टू मी। वाई? क्योंकि यहां पे जब उन्होंने गुड्स को डिस्प्ले किया था वो ऑफर नहीं था, वो था इनविटेशन टू ऑफर। 100 टी शर्ट्स में से मैंने एक टी शर्ट चूज करना और उनको कहना कि मैं ये टी शर्ट आपसे खरीदना चाहती हूं इज एन ऑफर दैट आई एम मेकिंग टू देम। और इसी ऑफर को या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में उन्होंने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से माय डियर फ्रेंड्स मैं उनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती हूँ। यस और नो गाइज? यस। आज पढ़ाई के हिसाब से हम इतना ही करेंगे, आज मैं ज्यादा क्लास नहीं लेना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि कल आपका होने वाला है टेस्ट नंबर 2। सेकेंड टेस्ट में जितना भी सिलेबस आज तक आपको पढ़ाया गया है चारों भी सब्जेक्ट्स में, उसके बारे में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं एंड दिस टेस्ट इज गोइंग टू बी फॉर 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का ये एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है कल आफ्टरनून में। सो प्लीज आज पूरे दिलो जान से आप टेस्ट के लिए पढ़ना। कल आपका आफ्टरनून में मेरे सेशन के दौरान स्वप्निल सर खुद आपके सामने आएंगे और ये टेस्ट को कंडक्ट करेंगे और फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने रैंक पाया है इस टेस्ट में लास्ट टाइम के जैसे आपको मिलने वाला है एक प्राइज। यस और नो गाइज? तो खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिलो जान से पढ़ाई कीजिए। चारों भी सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। 30 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है और जितना भी आपको आज तक पढ़ाया गया है चारों भी सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ एज वेल एज मैथमेटिक्स, वही आने वाला है कल के टेस्ट में। यस और नो गाइज? सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।